तो एपीएससी के इस साल के क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को देख रहे हैं। तो पॉलिटी में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और उसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का आया है, ये सेट नंबर बी है, राइट। सेट नंबर बी से ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द 100th constitutional amendment of India enabled the implementation of a controversial international agreement which of the following referred to here। ये अभी अभी ये फेमस हुआ था जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, फर्स्ट वाली मोदी गवर्नमेंट 1 में, है ना। तो तीसरा चल रहा है, तो तीसरा ही चल रहा है ना, 19 हाँ 24 हाँ थर्ड वाला चल रहा है। तो ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत डिबेट हुआ था इस बात में, क्योंकि टेरिटरी दे दिया गया था बांग्लादेश को और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी हमारे अंदर आ गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 100 है ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड होगा और वो इंडिविजुअली लाया गया था फॉर बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश के और हमारे बीच की जो बाउंड्री थी वो तो उलझी हुई थी, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, चूँकि वो इस तरह से था, तो स्ट्रेट करने के लिए वहाँ के जो लोग थे वो उनको बांग्लादेश को हैंड ओवर कर दिया गया था और बांग्लादेश वाला एरिया कुछ जो है वो इंडिया को हैंड ओवर किया गया था। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के रिगार्डिंग 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। इसके बगल में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 101, है ना, दैट इज इन बिलोंग्स टू जीएसटी, है ना। जीएसटी के रिगार्डिंग जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था वो 101वां क्वेश्चन 101 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और यहाँ पे एक जो दिया हुआ है द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को कहते थे 1, 2, 3, राइट। ये आया था 2008 में, है ना, जब यूएस और इंडिया के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन किया गया था, जिसमें ये मेंशन था कि अमेरिका जो है इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर्स देगा और यहाँ पे वो थर्मल पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करेगा। तो इसमें एक डिबेट हो गया था। मैटर ये था कि जब अगर कभी डिजास्टर होता है तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, इस डिजास्टर का जो जुर्म हर्जाना है या जो भी उसका भरना होगा, जो अगर जैसे कि चेरनोबिल में हुआ या फिर भोपाल गैस में हुआ था गैस त्रासदी वाला, तो अगर कभी रिएक्टर फटता है तो उस कंडीशन में जो मुआवजा है वो कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगी या जो रिएक्टर सप्लायर यूएस की कंपनीज है वो। तो यूएस ने कहा था कि नहीं, मैं वो नहीं दूंगा, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात पे एग्री हो गए थे कि ठीक है मैं वो दे दूंगा। तो जिस पे 2008 में मनमोहन सिंह की जो फर्स्ट टाइम की सरकार थी, तो उसमें जो लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी थे, उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया था और वो गवर्नमेंट के लिए फिर बहुत झंझट हुई। इसी से रिगार्डिंग एक और मैटर आ जाता है कि कैश फॉर वोट वाला कांड हुआ था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा स्पीकर आमने सामने हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया था और उस नोटिस का जवाब लोकसभा स्पीकर ने नहीं दिया। तो मैटर ये हुआ था कि आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, मैं भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूँ, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप जो बोलोगे मैं वो मानूंगा। तो ये इसके रिगार्डिंग ये सारी बातें आप समझ सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दैट इज द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी की बात की जा रही है। तो राइट टू प्राइवेसी की बात है आर्टिकल 21 में। क्यों है आर्टिकल 21 में? तो 1978 में एक केस हुआ था, मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो ये राइट है आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में, है ना, द राइट टू फ्रीडम। तो इसी में ये मेंशन किया गया था कि आर्टिकल 21 में ये व्यवस्था की गई थी कि बहुत सारे मल्टीपल राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम पे दिए जाएंगे, उसी में राइट टू प्राइवेसी आता है। रेस्ट जो आपका आर्टिकल है 15, 16, 19, है ना, तो आर्टिकल ये सब राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू प्राइवेसी में है। इसी में आर्टिकल 21A में ही राइट टू एजुकेशन का भी बात मेंशन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are constituted by the President of India? तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पूछ रहा है,
तो इसमें है फिनांस कमीशन, हाँ फिनांस कमीशन किया जाता है आर्टिकल 280 से। फिर उसके बाद है नीति आयोग, नहीं नीति आयोग नहीं किया जाता है। नीति आयोग का जो ये चाहे प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, दोनों कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बन जाता है, उसमें कोई झंझट नहीं है। द कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, द कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में आर्टिकल 344 है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कमीशन बनाया जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और द नेक्स्ट हमारा द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315, इसका जो चेयरपर्सन, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या कि प्रेसिडेंट इसमें से कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा जो कमीशन है उसको अपॉइंट करेगा, उसके चेयरपर्सन को, उसके मेंबर्स को, इसके बारे में आर्टिकल में ही मेंशन कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दो तरह की बॉडीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे कि सीबीआई है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि आप नीति आयोग है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिनांस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग इज दैट कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल मेंशन कर दिया गया है, तो उसको कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है, वो उसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसको जो पावर है, इसको किसी एग्जीक्यूटिव हेड से नहीं मिल रहा है, इसको पावर मिल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से। और यूपीएससी के रिगार्डिंग तो मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है कि आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और मैं अपने हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट करूंगा जैसे मुझे लगेगा, है ना, आप इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो द आंसर इज 1, 3 and 4, दैट इज 1, 3 and 4 आंसर इज सी। ठीक है, तो फिनांस कमीशन से एक और क्वेश्चन आपका आया था, फिनांस कमीशन वाला अभी जो 16 फिनांस कमीशन पे एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें भी ये हो जाता है कि एक साल एक्सटेंड कर दिया गया था, उसको पिछले साल बनना था, ऑर्गेनाइज्ड होना था, लेकिन उसको एक साल एक्सटेंड कर दिया गया कि इस साल से वो कंटिन्यू करेगा। तो एक वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका फिनांस कमीशन को लेके आया था, अरविंद पनगडिया वाला फिनांस कमीशन के चेयरपर्सन बनाए गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a common feature of both Indian and American federalism? Right? इंडियन और अमेरिकन फेडरलिज्म में कह रहा है कि क्या क्या फीचर समान है। तो सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, क्या है, डुअल सिटीजनशिप है कि आप वहाँ के स्टेट की भी सिटीजनशिप लेते हो और एक सिटीजनशिप आपकी अमेरिका की। अगर आप टेक्सास के हो तो आप टेक्सास का भी एक सिटीजनशिप लोगे, एक अमेरिकन भी लोगे, वो है। 3 लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 लिस्ट है ना, 3 लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे अमेरिका में 2 लिस्ट है, एक स्टेट का लिस्ट है, एक यूनियन का लिस्ट है। हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कनकरेंट लिस्ट, राइट। कि और इसके अलावा भी कहा गया जो एक्स्ट्रा पावर है वो यूनियन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास 3 लिस्ट डिवीजन है, जबकि अमेरिका के पास 3 लिस्ट डिवीजन नहीं है, इसके पास 2 लिस्ट डिवीजन है। डुअल जुडिशरी, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फीचर ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरलिज्म। हाँ, डुअल जुडिशरी, तो डुअल जुडिशरी हमारे यहाँ पे नहीं है। अमेरिका में डुअल जुडिशरी है कि स्टेट की जुडिशरी सिस्टम अलग होती है और ये सेंटर का जुडिशरी सिस्टम अलग होता है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये अमेरिका में भी हो सकता है और इंडिया में भी ये मेंशन किया हुआ है कि इंटरप्रिटेशन अंतिम रूप से फाइनल किसका माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, द फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, राइट। तो आंसर इज डी। पूरा बात मैंने बता दिया आपको कि सिंगल सिटीजनशिप अमेरिका में नहीं है, इंडिया में है। 3 लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर जो है वो अमेरिका में नहीं है, इंडिया में है। डुअल जुडिशरी नहीं, इंडिया में सिंगल जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। तो हमें पूछ रहा है कि दोनों में कॉमन फीचर क्या है, तो कॉमन फीचर सिर्फ 4th नंबर पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो ये पूछ रहा है डीपीएसपी के बारे में। तो आर्टिकल 36 से 51, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, पहले फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, उसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी के टाइम में उसको मेंशन किया गया था। 11 जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अब यहाँ पे आप बात समझो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। हुआ क्या था कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे पास मल्टीपल राइट्स थे जो हम अपने पीपल को, अपने सिटीजन्स को दे सकते थे, राइट। बट उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो फिलहाल में ये मेंशन किया गया कि जो अभी दिया जा सकता है उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दीजिए, और जो फ्यूचर में इंडिया की बेहतर सिस्टम होगा या सोसाइटी अवेयर होगी या हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगा तो हम वो फ्यूचर में उस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का मैटर है उसको उठा के हम फंडामेंटल राइट्स में डाल देंगे। और टाइम टू टाइम में गवर्नमेंट ये काम करती भी है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट था, उसको उठा के गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या क्या गया है कि पूछ रहा है कि कौन सा इसमें आता है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, है ना। तो ये नहीं मेंशन किया गया था। उसमें कुछ ऐसा, आप सिंपल सी बात समझो कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट दोनों एक ही चीज़ है। बस अंतर क्या था कि तब हम गरीब थे, हमारे पास मनी नहीं था, या हमारे पास अवेयरनेस नहीं था, लिटरेसी रेट कम थी। तो इस कारण से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को उस समय इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये बाद के लिए बचा के रखा कि फ्यूचर में इंडिया जब अवेयर होगा, जब बहुत पावरफुल होगा, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे करके फंडामेंटल राइट्स में डाल देंगे। जैसे कि लीगल सर्विस की बात होती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है कि सारे लोगों को लीगल सर्विस, जुडिशरी का क्या मीनिंग है, आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो लीगल सर्विस सबके लिए फ्री होना चाहिए, है ना। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो द स्टेट शैल स्ट्राइव द प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नहीं है। द स्टेट शैल endeavor the secure citizen a uniform civil code throughout India, right? Uniform civil code है ना, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में ये मेंशन किया गया है। ये बीजेपी के जो है अनाउंसमेंट में भी था कि आर्टिकल 370 को माइनस करना है, राम मंदिर बनाना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना है। जो पर्सनल लॉ थे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो चूंकि हम मल्टीपल रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे तो सबके सिविल लॉ तो कॉमन हो गए, है ना, कि अगर क्राइम करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो पर्सनल लॉ थे तो उसमें हम लोगों ने उस समय पे ये किया कि जो हिंदू पर्सनल लॉ है उसको हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ऐड किया गया, जो ट्राइब्स का था उसको ट्राइब के हिसाब से किया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक सिटीजन है, एक कंट्री है, तो सबके लिए चाहे सिविल लॉ या पर्सनल लॉ वो एक होगा, है ना। तो ये बीजेपी का अगला एजेंडा है, इसलिए क्वेश्चन शायद उठ के आ गया है। तो आर्टिकल 44 में ये मेंशन किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। द स्टेट शैल ट्राई टू डेवलप पॉपुलेशन एंड फैमिली, ये सब नहीं है। द स्टेट शैल टेक नेसेसरी स्टेप फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म, तो स्टेप टूरिज्म प्रमोट करे या ना करे ये डीपीएसपी में डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो ये नहीं होगा, तो आंसर इज बी। द नेक्स्ट, in which of the following states there is a constitutional requirement to have a minister in charge of the tribal welfare, है ना। तो देखो, असम, नागालैंड और मणिपुर, इसमें तो ट्राइब्स ऑलरेडी रहते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ट्राइब्स रहते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ट्राइब्स रहते हैं। तो मेंशनिंग कहाँ किया जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि एक 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये हुआ था कब, 2006 में। 2006 में 94th कॉन्स्टिट्यूशन की इस 2005 में क्या हुआ कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया और यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, राइट। तो उसमें इस अमेंडमेंट में कहा गया कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इस जगह पे गवर्नर एक ट्राइबल मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। बिहार को इससे बाहर कर दिया गया था। लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, तो या तो आयोग इसका आंसर
सबको दे मार्क्स दे दे या क्वेश्चन माइनस कर दे, और नहीं तो फिर इसका आंसर सी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश उड़ीसा है। बिहार को ट्राइबल मिनिस्टर वाले मैटर से बाहर कर दिया गया। कब किया गया? 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 में। द नेक्स्ट, which of the following state was last one of the get status of full statehood, right? तो सबसे पहले आपका सिक्किम आता है, तो सिक्किम को कब दिया गया? 1975 में। उसके बाद हमारे पास है मणिपुर, तो मणिपुर के लिए हमारे पास 1972 है, मणिपुर 1972, और मेघालय भी 1972, और ये 1985 या 87, राइट, 87, ठीक है। तो ये है, तो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये सीक्वेंस है। तो कह रहा है लास्ट वन, तो लास्ट वन कौन सा आपका हो गया? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। आंसर इज सी, राइट। इस क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं था। कह रहा है नेक्स्ट में कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्पेशल प्रोविजन इज मेड फॉर द स्टेट ऑफ असम, है ना। तो ये तो आप तो असम के हैं, तो आपको ये तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए कि ये कौन सा है। तो आर्टिकल क्या? 371B। इसमें बताने लायक तो कुछ मेरे लिए भी नहीं है। तो स्पेशल प्रोविजन किया गया 371B में। कब किया गया? 1969 में ये मेंशनिंग किया गया था, स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर द स्टेट ऑफ असम। तो 371B में ये मेंशनिंग किया गया है 1969 में, ठीक है। द नेक्स्ट, which of the following article the Constitution of India grants the Supreme Court of India in the power to review its own judgment and orders? तो आज सबसे पहले आप इस बात को समझो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हमारे पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 124 से 147। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी मैटर आएगा तो वो इसी के बीच में आएगा, 124 से 140। अगर आप कुछ नहीं जानते, मैं तब की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे 2 आर्टिकल आपके पास आ गया, राइट। तो 2 आर्टिकल, इसमें से क्या हो सकता है? तो इसमें से ये है कि आर्टिकल 145 जो है उसमें मेंशनिंग अलग चीज़ों का किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का लास्ट का मेंशनिंग है ना। आर्टिकल 137 में ये मेंशन किया गया है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पावर टू रिव्यू ऑन जजमेंट्स, है ना। सुप्रीम कोर्ट को ये ऑथोरिटी होती है कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो दैट इज द आंसर इज 137। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से आपको एक क्वेश्चन और पूछेगा, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सजेशंस ले सकते हैं, और किस किस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सजेशन दे सकता है, ये सजेशन देने से डिनाई कर सकता है, और राष्ट्रपति जो है उसके सजेशन को मानने के लिए कंपलसरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसके सजेशन को मानेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके पास ये रह जाता है आर्टिकल 143 का, या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है आर्टिकल 124 का, कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो दैट आंसर इज आपका 137 है कि रिव्यू का है। 138 में इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज several elements, some of which are as follows: absence of arbitrary power, equality before law. The concept of rule of law has several elements, some of which are follows, है ना। absence of arbitrary power, ठीक है, equality before law, ठीक है, primacy of right of the individual, ठीक है, cannot be destroyed by an amendment, right। एक amendment के तहत इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, एक अमेंडमेंट की क्योंकि आप इसको कंडक्ट करेंगे तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही टूट जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दैट आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो आंसर इज बी। रूल ऑफ लॉ में कहा गया है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट विदाउट लीगल बेसिस, और एवरीवन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब इक्वल है। तो एक लीगल बेसिस के बिना गवर्नमेंट चल नहीं सकती है। और दूसरे में आपको कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो इसके सामने इक्वल होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो एवरीवन जो है वो लॉ के सामने एंड लीगल प्रोसेस में बराबर माना जाएगा, सेम माना जाएगा, ये बात किया जा रहा है।
तो और लास्ट वाले में कह रहा है कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट, राइट। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो कुल मिला के पॉलिटी के कुल इतने ही क्वेश्चन थे। पॉलिटी के क्वेश्चन में कोई खास जान था नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं था। तो नेक्स्ट हम लोग अगले सब्जेक्ट में अगले पिक्चर को देखते हैं। चलिए, थैंक यू।